क्या आपको पता है वर्ल्ड सेंचुरी का असली सच क्या है? और 800 साल पहले जो वॉर हुआ था ना, उसमें एंशिएंट किंगडम की हार कैसे हुई थी? ये वॉर क्यों और कैसे हुआ था? किसने किसकी तरफ से फाइट की थी? और सबसे बड़ी बात मतलब इस वॉर के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिससे जुनिशा को इटर्निटी तक चलते रहने की सजा मिली, वानो को अपने बॉर्डर्स क्लोज करने पड़े और जॉय बॉय को फिशमैन से अपोलॉजी वाला पोनिग्लिप बनाना पड़ा। अब ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि आखिर ये वॉर क्यों हुआ था। तो जैसे कि हमने जॉय बॉय की लाफ्टेल वाली वीडियो में देखा था ना, जॉय बॉय फिशमैन से प्रॉमिस करके चला जाता है, बट अब उसके सामने ये सवाल होता है कि आखिर स्लेवरी को कैसे खत्म करे। पर अच्छी बात तो ये होती है कि जॉय बॉय को अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस से ये समझ आ जाता है कि स्लेवरी के मेन 3 ही रीजन है, लैक ऑफ नॉलेज, पोवेट्री और रेसिज्म। और ये सब इमो और किंग्स की वजह से है। उन्होंने ही अपने फायदे के लिए लोगों के बीच रेसिज्म फैलाया, देन हाई टैक्सेस लेकर लोगों को गरीब रखा और एक ऐसी सिस्टम बनाई जहाँ वो लोग गॉड्स है और उन्हें क्वेश्चन करना सबसे बड़ा क्राइम है। और ये सब वो इसलिए करते ताकि उनकी पावर बनी रहे और बाकी लोग उनसे डरते रहे। अब जॉय बॉय चाहता तो सबसे फाइट कर सकता था, बट वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता जिससे शायद कुछ टाइम के लिए स्लेवरी रुक जाती, बट वो चीज परमानेंट नहीं होती और ना ही इस चीज से ह्यूमंस और फिशमैन के डिफरेंसेस खत्म होते। इसलिए जॉय बॉय ये डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा किंगडम बनाएगा ना जहाँ कोई रेसिज्म नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे, जहाँ ना कोई गरीब होगा और ना ही कोई अमीर। और क्या आप गेस कर सकते हो इस सिस्टम का नाम जॉय बॉय ने क्या रखा होगा? अगर गेस कर लिया है ना तो कमेंट में लिख दो। ओके, तो इस सिस्टम का नाम था वन पीस। और वन पीस की हेल्प से जॉय बॉय एक स्लेव फ्री किंगडम बनाता है जहाँ पर कोई रेसिज्म नहीं होता, सब लोग साथ में रहते हैं, लोगों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता और वहाँ पर किसी भी टाइप की स्लेवरी नहीं होती। और इस किंगडम को बनाने में जॉय बॉय की हेल्प एंशिएंट किंगडम के लोग और उसके क्रूमेट्स जिन्हें वो अपनी जर्नी के दौरान मिला था ना, वो लोग करते हैं। और इन सबको डी नाम मिलता है। अब वो क्यों और कैसे वो आगे पता चल ही जाएगा, बट उससे पहले देखते कि इस किंगडम का बाकी दुनिया पे क्या असर हुआ। अब जॉय बॉय की ये सिस्टम इतनी इफेक्टिव होती है ना कि उससे उनके किंगडम के लोग तो एकदम खुशी और इक्वलिटी से रहते ही है, बट पूरी दुनिया में भी इस सिस्टम के बहुत चर्चे होते हैं। अब कुछ किंग्स अच्छे होते हैं तो वो अपने किंगडम और लोगों की भलाई के लिए इस सिस्टम को यूज करने लगते हैं, तो वही कुछ किंग्स को ना चाहते हुए भी लोगों के रिबेलियन की वजह से इस सिस्टम को अपनाना पड़ता है। और कुछ किंग्स इस सिस्टम के खिलाफ भी होते हैं और उनका ये कहना होता है कि एंशिएंट किंगडम के लोग डेविल्स है, क्योंकि वो किसी डेविल की तरह ही लोगों को अपने किंग के खिलाफ जाने के लिए भड़का रहे हैं और अगर तुम उनकी बात मानोगे तो तुम भी डेविल बन जाओगे। और इस तरह से जॉय बॉय के साथ सभी लोगों के नाम में डेविल का डी आ गया, बट उन्हें इस नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं था। जॉय बॉय का कहना था कि अगर फ्रीडम की विश करने को आप डेविल होना कहते हो तो हाँ, मैं डेविल हूँ। और इसी तरह डी क्लैन फॉर्म होता है। अब मैं चाहता तो आपको इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ये चीज बता सकता था, बट फिर ये वीडियो स्पॉइल हो जाता। अब जॉय बॉय की एक ही विश थी कि सबको फ्रीडम और इक्वेलिटी मिले और जॉय बॉय की इसी विश को विल ऑफ डी कहते हैं और जॉय बॉय की यही विश या विल आगे जाके लूफी को कंप्लीट करनी है। बट ऐसा नहीं है कि ये जॉय बॉय की विश है इसलिए लूफी से कंप्लीट करेगा, बट लूफी का खुद का यही ड्रीम है कि वो लोगों को फ्रीडम और इक्वेलिटी दिलाए और लूफी को अपना ये ड्रीम कंप्लीट करने के लिए वन पीस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आज के लिए बहुत फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया। अब अपनी थ्योरी पे वापस आते हैं। अब जो भी लोग किंग्स या गॉड्स के खिलाफ जाते थे ना, उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे वो क्रिमिनल्स हो। और फिर क्रिमिनल या स्लेव बनाए लोग किसी भी डी क्लैन के मेंबर के पास जाते थे ना, तो वो मेंबर उसे भी अपना नाम यानी डी देता था, जिससे कि अब वो लोग भी उनके जैसे ही डी क्लैन के मेंबर से और उनके इक्वल है, ना कि कोई स्लेव या क्रिमिनल। और जैसा कि हमने फिशर टाइगर की स्टोरी में देखा था ना, जहाँ वो स्लेव मार्क्स की जगह सन पायरेट का मार्क देता था। और क्या ये एक कोइंसिडेंस है कि सन पायरेट्स भी सन गॉड निका की तरह ही स्लेव्स को आजाद कराते थे? और दूसरी चीज हमने अभी चैप्टर 1085 में देखी, जब एस साबो को भी एक डी बना देता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो ओडा के होते हुए कभी कोइंसिडेंस नहीं होते और एस और साबो वाला सीन में भी जोक लग रहा हो, बट शायद ये डी की सच्चाई हो। अब डी क्लैन की वजह से पूरी दुनिया में इम्बैलेंस हो जाता है और जगह जगह पे रिबेलियन होने लगते हैं, तो इस इम्बैलेंस और रिबेलियन को रोकने के लिए सभी किंग्स एक मीटिंग बुलाते हैं जिसे हम रेवरी कहते हैं, जहाँ इमू बड़ी चालाकी से सबके सामने ये बात रखता है कि जॉय बॉय पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और अगर उन्हें जॉय बॉय को रोकना है ना, तो सबको साथ में मिलकर एंशिएंट किंगडम से फाइट करनी होगी और फिर बाद में वो सब इक्वल होंगे और पूरी दुनिया पे रूल करेंगे, जिससे कभी सिर्फ कोई एक किंग नहीं होगा। और इस चीज को प्रूव करने के लिए सब लोग इस वॉर के बाद अपने अपने वेपन्स एम्प्टी थ्रोन के सामने रखेंगे और ये कसम खाएंगे कि इस थ्रोन पर कभी कोई नहीं बैठेगा
और फिर जॉय बॉय को रोकने के लिए ईमो और बाकी किंग्स एंशिएंट किंगडम के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। और फिर जो भी किंग्स रेवरी में थे ना, वो और उनकी आर्मीज मिलकर ईमो के साइड से फाइट करते हैं। और क्योंकि ईमो के पास बिरका की टेक होती है, तो वो शायद यूरेनस को बनाता होगा या फिर उसने क्वीन लिली से लिया होगा। और गोरो से ईमो के सबसे स्ट्रांग और भरोसेमंद सोल्जर्स होते हैं, जिन्हें ईमो ने आइदर अपनी टेक या फिर पावर से अभी तक जिंदा रखा है। वही दूसरी तरफ एंशिएंट किंगडम, डी क्लैन, कोजुकी क्लैन, फिशमैन और जितने भी लोगों की जॉय बॉय ने हेल्प की होती है ना, उनमें से बहुत से लोग जॉय बॉय की साइड से फाइट करते हैं। बट जॉय बॉय फिशमैन और पोसाइडन को इस वॉर में शामिल होने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग फिशमैन को लड़ते हुए देखें और उनसे और भी डरे या उन्हें हेट करें। ये सीन वैसा ही है जैसा लूफी के साथ फिशमैन आइलैंड में हुआ था ना, जहाँ जिनबे लूफी को फिशमैन्स के आपस की फाइट में इन्वॉल्व होने से मना करता है और यूरेनस को काउंटर करने के लिए एंशिएंट किंगडम के लोग प्लूटन बनाते हैं। अब दोनों ही साइड्स में बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग और टेक होने की वजह से ये वॉर बहुत दिनों तक चलता है। और फिर इस वॉर में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब एंशिएंट किंगडम की आर्मी ईमू की आर्मी पर हावी हो रही थी। तब ईमू को ऐसा लगता है कि वो लोग वॉर हार जाएंगे, तो वॉर को जीतने के लिए ईमू के दिमाग में एक बहुत ही घटिया आइडिया आता है, जिसके लिए ईमू फिशमैन आइलैंड पे पोसाइडन से मिलने जाता है और उसे अपने साइड से लड़ने के लिए कहता है। बट पोसाइडन ईमू को मना कर देती है, इसलिए फिर ईमू फिशमैन को होस्टेज बना लेता है और पोसाइडन के सामने दो ऑप्शंस रखता है, या तो वो प्लूटन और जॉय बॉय को खत्म कर दे या फिर वो सभी फिशमैन को मार देगा। और पोसाइडन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किसे चुने, जॉय बॉय को या फिशमैन आइलैंड को। पोसाइडन जॉय बॉय की फ्रेंड तो होती है, बट उससे पहले वो फिशमैन आइलैंड की क्वीन भी होती है, इसलिए वो अपने लोगों को बचाने के लिए ईमू की बात मान लेती है। और फिर अगले दिन जब ईमू की आर्मी और एंशिएंट किंगडम के बीच फाइट चल रही होती है ना, तब पोसाइडन वहाँ आ जाती है और क्योंकि वो उनकी फ्रेंड होती है तो बिना किसी दिक्कत के जॉय बॉय के पास पहुंच जाती है। और जॉय बॉय उसे समझा ही रहा होता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, कि तभी पोसाइडन जॉय बॉय पर अटैक कर देती है। और उसके अटैक करते सारे सी किंग्स प्लूटन और एंशिएंट किंगडम की आर्मी पे अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जॉय बॉय और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बट जॉय बॉय फौरन समझ जाते हैं कि पोसाइडन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया होगा, इसलिए वो पोसाइडन पे अटैक नहीं करता। और जॉय बॉय पोसाइडन को सी किंग्स को रोकने के लिए कहने ही वाला होता है कि तभी जॉय बॉय का राइट हैंड मैन और सबसे लॉयल मेंबर जुनिशा इस चीज को समझ नहीं पाता और वो पोसाइडन पे अटैक करके उसे मार देता है। और मरने से पहले पोसाइडन जॉय बॉय से माफी मांगकर उसे सब सच बता देती है। तब जुनिशा को रियलाइज होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और इसी क्राइम के लिए जुनिशा को इटर्निटी तक चलते रहने की पनिशमेंट मिली है। अब इन सारे इंसिडेंट की वजह से एंशिएंट किंगडम की आर्मी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इस चीज का फायदा उठा के ईमो और उसकी आर्मी एंशिएंट किंगडम पे हावी हो जाती है। अब जॉय बॉय को बचाने के लिए कोजुकी किंग प्लूटन को वानो में ले जाने का ऑर्डर देता है और वानो में जाते ही वो सारे बॉर्डर्स को क्लोज करने का ऑर्डर देता है। बट जॉय बॉय को पता होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जॉय बॉय कोजुकी किंग से पोनीग्लिफ बनाने के लिए कहता है, जिसमें सबसे पहले तो वो वन पीस, उनकी टेक, उसकी जर्नी और इस वॉर के पोनीग्लिफ बनाने के लिए कहता है। फिर वो उन सारे पोनीग्लिफ्स को लापटेल पे रखने के लिए कहता है। और यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जॉय बॉय ने शायद ये पोनीग्लिफ्स पहले ही बनवाए हो। फिर जॉय बॉय अपनी अपोलॉजी वाला पोनीग्लिफ बनवाता है और उसे फिशमैन आइलैंड पे पहुंचाने के लिए कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जॉय बॉय जख्मी था तो ईमो उसके पीछे क्यों नहीं जाता, तो इसका रीजन ये है कि जब पोसाइडन की मौत होती है ना, तब सारे सी किंग्स पागल हो जाते हैं और जो दिखे उस पर अटैक करने लगते हैं, फिर चाहे वो ईमो की आर्मी हो या जॉय बॉय की। इसलिए ईमो अपनी जीत में ही खुश हो जाता है। तो इस तरह से ईमो बहुत ही चालाकी और धोखे से जॉय बॉय और एंशिएंट किंगडम को हरा देता है। बट एक सवाल फिर भी बचता है कि क्या सच में ये वॉर 100 सालों तक चला था? तो देखो गाइज, मुझे नहीं लगता कि ये वॉर 100 सालों तक चला होगा, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट और ईमो ने 100 सालों की हिस्ट्री क्यों मिटा दी ना, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। और अगर आपने इस सीरीज के बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो लगता है आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है।